गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तंबाकू की खेती। स्टार्ट करते हैं तंबाकू खेती। तो जो तंबाकू है उसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो है निकोटियाना स्पीसीज। यहाँ पर स्पीसीज इसलिए लिखा गया है क्योंकि दो प्रकार की तंबाकू भारत में उगाई जाती है। एक होती है निकोटियाना टेबेकम एंड सेकंड जो है वो है निकोटियाना रस्टिका। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका वानस्पतिक नाम लिखा गया है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर स्पीसीज ना लिखकर यहाँ पर स्पीसीज लिख दिया गया है। ठीक है। तो नीचे भी हम लोग पढ़ेंगे निकोटियाना रस्टिका एंड निकोटियाना टेबेकम के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा जैसे टेक्सोनॉमी पढ़ लेते हैं क्रॉप का। तो जो इसका बोटेनिकल नेम है वो है निकोटियाना स्पीसीज एंड फैमिली जो है वो है सोलेनेसी। क्रोमोसोम नंबर जो होता है 48 पाया जाता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, और ओरिजिन प्लेस जो होता है वो मैक्सिको होता है। नोट के बारे में पढ़ेंगे कि जो तंबाकू होता है, तंबाकू के पौधों में निकोटीन जो होता है, निकोटीन जो कि क्या कहते हैं, नशीला जो पदार्थ होता है निकोटीन, वो जड़ में बनता है तथा ऊपरी पत्तियों में जो होता है एकत्रित होता है। ये जो निकोटीन होता है वो बनता तो जड़ में है, लेकिन जो स्टोरेज होता है इसका वो पत्तियों में होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है। तो जो तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो चीन में होता है, और सेकंड में इंग्लैंड में होता है, और उसके बाद फिर भारत। अगर ये पूछा जाता कि विश्व में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है तीसरा। फर्स्ट जो है वो चीन का है, सेकंड जो है इंग्लैंड का, एंड थर्ड जो है वो भारत का। नेक्स्ट जो है भारत में, अगर भारत में बात की जाए कि सर्वाधिक तंबाकू का क्षेत्रफल कहाँ है, तो भारत में सर्वाधिक तंबाकू का जो क्षेत्रफल है वो है आंध्र प्रदेश, एंड जो सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में तंबाकू का वो है गुजरात। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब तंबाकू का क्लासिफिकेशन ऑफ टोबैको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निकोटियाना टेबेकम की। तो जो निकोटियाना टेबेकम होता है उसका जो फ्लावर का कलर होता है या फूल का रंग जिसको हिंदी में कहते हैं वो गुलाबी होता है, और उसका जो पौधा होता है उसकी प्लांट हाइट जो होती है, पौधे की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ प्लांट जो होती है वो 150 से 250 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो साइज में भी बड़ी होती हैं। इसमें अगर निकोटीन परसेंटेज की बात की जाए तो 0.5 से 5.5% तक पाई जाती है, और इसका जो यूज़ है, मतलब जो इसका उपयोग करते हैं, चबाने के रूप में प्रयोग करते हैं, धूम्रपान के उद्देश्य से भी किया जाता है। इसका प्रयोग जो है चबाने एवं धूम्रपान करने के उद्देश्य से करते हैं, और भारत में इसकी खेती जो है 89% क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है निकोटियाना टेबेकम जो है भारत में उगाई जाती है। और अगर ये बात की जाए कि निकोटियाना टेबेकम एंड निकोटियाना रस्टिका दोनों तंबाकू की वैरायटियों में से सबसे अच्छी कौन सी स्पीसीज है तंबाकू की, तो वो है निकोटियाना रस्टिका। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निकोटियाना रस्टिका। जो निकोटियाना रस्टिका जो होता है उसके जो फ्लावर का कलर होता है वो होता है पीला, या कहीं कहीं पर हरा भी होता है, लेकिन अधिकतर आपको पीला ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है लेंथ ऑफ प्लांट, इसकी जो पौधे की लंबाई होती है वो छोटी होती है। मतलब उस जो निकोटियाना टेबेकम होता है उसकी जो प्लांट की हाइट होती है वो 150 से 250 सेंटीमीटर होती है, और इसके जो प्लांट की लंबाई होती है वो होती है 90 से 120 सेंटीमीटर, और इसकी पत्तियाँ जो होती है चौड़ी होती हैं और छोटी भी होती हैं इन कंपेरिजन टू निकोटियाना टेबेकम। इसमें जो निकोटीन परसेंटेज पाया जाता है 3.5 टू 8.5% तक इसमें निकोटीन परसेंटेज पाया जाता है, और इसका जो उपयोग है वो सूंघने के लिए किया जाता है, हम हुक्का के रूप में भी किया जाता है। और इसकी खेती जो भारत में की जाती है उससे केवल 11% क्षेत्रफल पर ही निकोटियाना रस्टिका ग्रो की जाती है या उगाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि तंबाकू जो होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है। तो जो तंबाकू का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 0.08 टू 0.09 ग्राम। मतलब 1000 दानों में से जो होता है, इसको जो टेस्ट वेट लेते हैं वो 1000 दानों में से लेते हैं, तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वो
8 से लेकर 0.09 ग्राम तक होता है तंबाकू का टेस्ट वेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि तंबाकू का जो पुष्पक्रम होता है वो किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो जो तंबाकू में पुष्पक्रम या जिसको इंग्लिश में इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है, ये रेसिम प्रकार का पाया जाता है। रेसिम जो है इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में आसिमाच कहते हैं। रेसिम टाइप का जो पुष्पक्रम है वो सरसों में भी पाया जाता है। ओके। अगला जो है वो है तंबाकू के एक फूल में बीजों की संख्या कितनी होती है। जो तंबाकू का एक जो मतलब पौधा होता है, एक फूल में अधिकतम बीजों की कितनी संख्या होती है, कितने बीज एक फूल में पाए जाते हैं। तो उनकी जो संख्या होती है वो होती है 8000। 8000 से 9000 भी दे रहता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो 8000 ही आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सॉयल, इसके लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है। अगर हम तंबाकू को कहीं लगाते हैं तो उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, कौन सी मृदा उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है तंबाकू के लिए। तो होती है अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल, जिसका जो पीएच होना चाहिए वो 5 से 6 होना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर निकोटियाना टेबेकम के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो जो निकोटियाना टेबेकम होती है उसके लिए हल्की मृदा उपयुक्त होती है। हल्की मीन्स स्लाइटली सॉइल। और निकोटियाना रस्टिका जो होती है उसके लिए भारी मृदा या हैवी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर की तंबाकू को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छे से मतलब कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। या तो इसको जो होती है 21 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जर्मिनेशन के लिए इसके जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और ग्रोथ एंड वृद्धि और विकास के लिए जो होता है इसके 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब सीड रेट। तो जो तंबाकू होता है अगर इसके रुपाई हेतु करते हैं, रुपाई के लिए जो इसके ट्रांसप्लांटिंग अगर करना चाह रहे हैं तो 50 से 60 ग्राम इसकी सीड रेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या जिसको हिंदी में छिड़काव कहते हैं, अगर इसको छिड़काव विधि से इसकी रोपाई करना चाह रहे हैं या सीड रेट चाहिए तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और ट्रांसप्लांटिंग के लिए 50 से 60 ग्राम केवल। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि स्पेसिंग कितनी होती है। तो जो तंबाकू होती है उसकी स्पेसिंग होती है 75 से 90 इंटू 75 से 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो वो है हेडिंग वो है टाइम ऑफ सोइंग, कि मतलब इसकी बुआई का समय क्या है। रबी सीजन में इसको कब बोते हैं और जायद सीजन में कब इसकी बुआई की जाती है। तो रबी सीजन में जो होता है अगर नर्सरी के लिए ग्रो करते हैं तो सेकंड वीक ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त के दूसरे सप्ताह में इसकी बुआई करते हैं रबी सीजन में नर्सरी के लिए। अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अक्टूबर नवंबर माह में इसकी बुआई करते हैं। वही अगर जैद सीजन की बात करें, जैद सीजन को स्प्रिंग सीजन या समर सीजन भी कहा जाता है। इसको जो होता है नर्सरी के लिए जो होता है मार्च माह में इसकी बुआई करते हैं और ट्रांसप्लांटिंग अगर करना है तो मई माह में। तंबाकू में कुछ क्रियाएं होती हैं, उनकी क्रियाओं का जैसे क्रिया ये नहीं पूछा जाती कि टॉपिंग क्या है, डिसक्रिंग, प्राइमिंग एंड क्यूरिंग। ये पूछा जाता है कि जो तंबाकू में जितनी भी क्रिया होती है, जैसे 4 ही क्रिया होती है, टॉपिंग, डिसक्रिंग, प्राइमिंग एंड क्यूरिंग। क्यूरिंग जो होता है रचाई को कहते हैं, इसकी लास्ट क्रिया है। और टॉपिंग जो होती है फर्स्ट क्रिया होती है। तो जो इसकी टॉपिंग है वो फर्स्ट क्रम है, मतलब पहला स्टेज है। और डिसक्रिंग सेकंड प्रोसेस है, प्राइमिंग थर्ड एंड क्यूरिंग फर्स्ट। तो ऐसे ही लिया रहेगा कि जो सबसे पहले की जाती है वो टॉपिंग की जाती है, उसके बाद डिसक्रिंग, प्राइमिंग, उसके बाद लास्ट में जो लास्ट प्रोसेस होती है वो क्यूरिंग की होती है। तो आप लोग याद रखिएगा टॉपिंग, डिसक्रिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग। ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिजीज, इसमें कौन कौन से डिजीज लगते हैं तंबाकू में। तो सबसे पहला जो डिजीज लगता है वो है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हिंदी में आर्द्रगलन रोग भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि आर्द्रगलन डिजीज या डैम्पिंग ऑफ जो होता है वो नर्सरी में सबसे अधिक लगता है और ये कवक द्वारा लगता है। उस कवक का जो साइंटिफिक नेम है पीथियम अफेनिडर्मेटम एंड पीथियम डिवियरियनम। कहीं पर पीथियम अफेनिडर्मेटम ना देखे, पीथियम डिवियरियनम दिया रहेगा। या
पीथियम डी वेरियानम ना दे के पीथियम अफेनी डर्मेटम दिया रहता है। तो दोनों आप पढ़ लीजिएगा, दोनों यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक डैम्पिंग कॉफ का, जो कि तंबाकू में लगता है। सेकेंड डिजीज जो है वो मोजेक डिजीज। ये मोजेक डिजीज जो है वो वायरस द्वारा लगती है, और इसको जो फैलाने का कार्य करता है वो है एफिड, जिसको हिंदी में माहू कहते हैं, उसके द्वारा फैलाया जाता है मोजेक डिजीज। और उसके बाद जो इसकी जो मेन डिजीज पूछी जाती है कि फ्लॉपिंग डिजीज ऑफ टोबैको। फ्लॉपिंग डिजीज ऑफ टोबैको फ्लॉपिंग डिजीज ऑफ टोबैको तो टोबैको से रिलेटेड है, लेकिन किसकी डिफिशियंसी से ये होता है, तो याद रखिए कि कैल्शियम की कमी के कारण फ्लॉपिंग डिजीज ऑफ टोबैको होता है। और ये जब होता है, जब जहाँ पर तंबाकू का खेत अगर हम बो रहे हैं वहाँ पर अधिक पानी हो जा रहा है, तो फ्लॉपिंग नामक डिजीज का मतलब जो आक्रमण होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फ्लॉपिंग डिजीज अधिक मात्रा में वहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें इसकी कुछ वैरायटियाँ हैं। तो इसकी जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है तो टोबैको की, जो कि CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से डेवलप की गई, वो है GTH फर्स्ट। सेकेंड जो इसकी वैरायटी है वो है जयश्री एंड भव्या। जयश्री भव्या जो है वो म्यूटेंट वैरायटी है टोबैको की। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो तंबाकू की उत्परिवर्तित प्रजाति है वो है जयश्री एंड भव्या। फिर उसके बाद हुक्का तंबाकू की कुछ वैरायटियाँ, जैसे कलकतिया मोतीहारी एंड गोभी। आप लोग गोभी ना पढ़िएगा इसको, ये गोभी लिखा है, ठीक, GOBHI, ओके। फिर सिगरेट तंबाकू की कुछ वैरायटियाँ, जैसे कनक प्रभा। सेकेंड वैरायटी जो है वर्जीनिया गोल्ड, थर्ड है वाइट गोल्ड, फोर्थ डेल क्रेस्ट, फिफ्थ जो है चैथम एंड सिक्स है हैरिसन स्पेशल। तो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है वो है चैथन एंड कनक प्रभा। कभी कभी वर्जीनिया गोल्ड भी पूछ लेता है कि वर्जीनिया गोल्ड किसकी वैरायटी तंबाकू में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वर्जीनिया गोल्ड, कनक प्रभा, चैथम, डेल क्रेस्ट, वाइट गोल्ड एंड हैरिसन स्पेशल, जितनी भी इसकी 6 वैरायटी है, सभी सिगरेट तंबाकू की वैरायटी है। नेक्स्ट जो बेडी तंबाकू की वैरायटी वो है भोजगुंड एंड आनंद टू। फिर चबाने वाली तंबाकू की कुछ वैरायटियां हैं समथिंग, जैसे फर्स्ट वैरायटी आपकी हो गई चबाने वाली तंबाकू की सोना, सेकंड मीनाक्षी एंड थर्ड जो है वो है भाग्य लक्ष्मी। और चबाने वाली तंबाकू में आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी पूछी जाती है, कि अधिकतर बार पूछी जाती है, अगर पूछी भी जाती है तो वो है भाग्यलक्ष्मी की। भाग्यलक्ष्मी किसकी वैरायटी है अगर पूछा जाता है तो आप लोग तंबाकू पर टिक कीजिएगा, या तंबाकू में किसकी है तो आप चबाने वाली तंबाकू पर टिक का आंसर लगाएगा। फिर चुरुट तंबाकू की कुछ वैरायटी है, जैसे भवानी स्पेशल एंड लंका 27। उसके बाद लपेटने वाली तंबाकू आ गई आपकी, उसकी जो वैरायटी है वो है सोना, कप्पल एंड वारू। नेक्स्ट जो है कि तंबाकू के बीज में तेल परसेंटेज कितना पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तंबाकू का जो बीज होता है उसमें कितने परसेंट तेल पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसके जो तंबाकू का जो बीज होता है उसमें तेल परसेंटेज 35% पाया जाता है। और जो सिगरेट होता है उसमें निकोटीन परसेंटेज, जो कि मादक पदार्थ होता है, वो 1% पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू कब आई? तो भारत में जो सर्वप्रथम तंबाकू आई थी 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा आई थी। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिगरेट तंबाकू जो होती है उसमें अच्छी गुणवत्ता के ह्रास हो जाने का कारण क्या है। जो सिगरेट तंबाकू होती है उसमें मतलब उसकी क्वालिटी में कुछ कमी आ जाती है, या उसकी जो अच्छी क्वालिटी होती है उसमें लॉसेस होने लगती है। तो अगर हम उसकी क्रॉप तंबाकू की क्रॉप में अगर हम अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी होगी उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी शॉर्ट जो होता है जो उसकी टेस्ट रहेगा वो बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि सिगरेट तंबाकू में अच्छी गुणवत्ता की ह्रास हो जाने का कारण क्या है, तो वो है नाइट्रोजन की अधिकता। अगर हम अधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं तंबाकू की क्रॉप में तो
उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी या कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि 1 हेक्टेयर तंबाकू की रोपाई के लिए आवश्यक क्षेत्रफल कितना चाहिए नर्सरी के लिए। तो अगर 1 हेक्टेयर तंबाकू की रोपाई करनी है आपको तो उसके लिए हमें 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जो कि नर्सरी का होता है, 100 वर्ग मीटर क्षेत्र नर्सरी के लिए उपयोग मतलब आवश्यक है। नोट, विश्व में तंबाकू का जो सबसे अच्छा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है वह चीन है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो तंबाकू उत्पादन की जाती है वो चीन में की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो उपयोग भी की जाती है, सबसे ज़्यादा जो मनुष्य आदमी द्वारा या ह्यूमन द्वारा जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है तंबाकू, वो चीन में ही यूज भी की जाती है। सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उत्पादन भी वहीं का होता है और उपभोग भी वहीं के लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन टोबैको, जो भारतीय तंबाकू होता है उसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लिक्यूड वर्जीनिया, FCB जिसको शॉर्ट में कहते हैं। उसमें जो होता है सिगरेट तंबाकू का जो होता है भारत में एरिया जो है वो 30% है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो 20% है। मतलब एरिया अधिक है और जो इसका प्रोडक्शन है वो कम है। सेकेंड जो है नॉन वर्जीनिया टोबैको। अब नॉन वर्जीनिया टोबैको जो होता है वो उसमें उसके जो टाइप होते हैं बीड़ी, हुक्का एंड चूइंग टोबैको, मतलब चबाने वाला तंबाकू। इसका जो एरिया है भारत में वो 70% है और इसका जो प्रोडक्शन है वो 80% है। मतलब इस कंपेयर टू फ्लिक्यूड वर्जीनिया सिगरेट टोबैको का जो टोबैको का जो है एरिया तो अधिक है बट उसका प्रोडक्शन कम है। लेकिन नॉन वर्जीनिया टोबैको जैसे इसमें है बीड़ी, हुक्का एंड च्यूइंग टोबैको, उसका जो एरिया है तो कम है 70% ही, बस तो उसका प्रोडक्शन जो होता है वो अधिक होता है, उसका जो प्रोडक्शन है वो 80% है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि तंबाकू में सिंचाई की क्रिटिकल स्टेजेस क्या है, जिसको हिंदी में मुख्य क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। तो जो तंबाकू में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था या जो क्रिटिकल स्टेज है वो है टोबैको। तंबाकू में जो सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था जो है वो टॉपिंग है, ठीक है। टॉपिंग जो की जाती है पहली सिंचाई जो हो वो 55 से 65 बुआई की मतलब 55 से 65 दिन के बाद की जाती है। DAS का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग, कहीं आप लिख लीजिएगा डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग मतलब बुआई, आफ्टर मतलब बाद में और डेज मतलब दिन। 55 से 65 दिन बुआई के बाद, बुआई के 55 से 65 दिन बाद। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पूरे विश्व के तंबाकू उत्पादन का कितने % तंबाकू का उत्पादन भारत में किया जाता है। मतलब विश्व में जितना प्रोडक्शन होता है तंबाकू का उसका कितना % प्रोडक्शन भारत में होता है। तो भारत में जो प्रोडक्शन होता है वो 11.3% होता है टोटल, मतलब जो पूरे विश्व का तंबाकू का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी ईल्ड कितनी होती है। तो जो इसकी ईल्ड होती है पहले तो हम लोग बात करेंगे सिगरेट तंबाकू का। जो सिगरेट टोबैको होता है उसकी जो होती है 7.5 to 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सेकंड जो है बीड़ी टोबैको, उसकी है 6.5 to 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। थर्ड जो है चुरूट टोबैको, इसकी है 8 to 12.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फोर्थ पर है चुइंग टोबैको जिसकी जो होती है 10 to 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एंड फिफ्थ जो आपकी लास्ट है वो है हुक्का टोबैको की जो होती है 8 to 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे अधिक प्रोडक्शन किसका होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा कि सबसे अधिक प्रोडक्शन जो होता है आपकी चुइंग टोबैको का होता है जो कि है 10 to 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम प्रोडक्शन किसका होता है वो है बीड़ी टोबैको जिसका होता है 6.5 to 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है जिससे CTRI, मैंने आपको पहले बताया कि CTRI जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर या जो भी है इस्टेब्लिश्ड है वो है राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्रॉप हम लोग पढ़ेंगे जूट। तो ये क्रॉप स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे हैं कि नहीं करना है। तो कोई बात नहीं, लास्ट में बात करेंगे, इसको पहले ख़त्म कर देते हैं आज ये क्रॉप।
तो जो जूट होता है उसको सबसे हम लोग बात करें, इसको जो होता है इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट जो होता है उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कॉरकोरस, CORCHORUS, कॉरकोरस स्पीसीज। इस पर यहाँ पर स्पीसीज इसलिए लिखा गया क्योंकि इसकी 2 स्पीसीज हैं पहले से। फर्स्ट जो है वो है कॉरकोरस कैप्सुलरिस और सेकंड जो है कॉरकोरस ओलिटोरियस। ठीक। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि जूट की फैमिली क्या है, 2 क्रॉप की सबसे ज़्यादा आप लोग कहीं लिख लीजिएगा या आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने तो दिया ही है, जो नोट्स है उसमें लिखा है कि किसकी क्या फैमिली, तो आप लोग ये इन 2 क्रॉप का सबसे ज़्यादा या कहीं लिख लीजिए या बार बार इसको पढ़ लीजिएगा कि जो जूट है उसकी फैमिली क्या है और तिल की फैमिली क्या है। तो जो तिल की फैमिली होती है जिसको इंग्लिश में सिसेमम कहा जाता है, उसकी फैमिली है पेडालिएसी एंड जूट की जो फैमिली है वो है टिलिएसी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जूट का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर है। तो जो जूट है उसका ओरिजिन प्लेस जो है वो इंडिया है, भारत। नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ जूट या जूट का वर्गीकरण। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जूट है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है कॉरकोरस कैप्सुलरिस, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो पौधे की लंबाई होती है, इसका जो पौधा होता है उसकी लंबाई जो होती है 1.5 to 4 मीटर होती है, 1.5 to 4 मीटर। और इसकी जो पत्ती होती है उसमें कसेलेपन का जो कारण होता है वो कॉरकोरिन होता है, जिसे पिटापिट कहते हैं। कॉरकोरिन होता है जिसे पिटापिट कहते हैं। और इसका जो फूल होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, इसलिए इसको वाइट जूट या सफ़ेद जूट भी कहते हैं। जो कॉरकोरस कैप्सुलरिस होता है उसके फूल का रंग सफ़ेद होता है, इसीलिए इस को जो कॉरकोरस कैप्सुलरिस है इसे सफ़ेद जूट भी कहा जाता है। और इसका जो भारत में क्षेत्रफल है वो 70% इसका भारत में क्षेत्रफल है, मतलब 70% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। सेकंड हम लोग बात करेंगे कॉरकोरस ओलिटोरियस। कॉरकोरस ओलिटोरियस जो होता है उसके पौधे की जो लंबाई होती है वो 1.5 to 5 मीटर होती है, मतलब 1.5 से 5 मीटर इसके पौधे की लंबाई होती है। और पत्तियों में जो होता है इसके स्वादहीनता कारण, मतलब जो पत्तियों में इसके स्वाद कभी कभी स्वाद नहीं रह जाती है, जो पत्तियों में स्वाद नहीं रह जाती इसमें जूट में, उसका क्या कारण, तो होता है मीटापेट। मीटापेट एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है या जो भी सब्सटेंस होता है उसके कारण इसकी पत्तियों में स्वाद नहीं रह जाता है। मीटापेट है एक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसके कारण जो होता है पत्तियों में कॉरकोरस ओलिटोरियस की पत्तियों में स्वाद नहीं रह जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कॉरकोरस ओलिटोरियस का जो फूल होता है उसका रंग कैसा होता है। तो इसका फूल का जो रंग होता है वो पीला होता है, जिसे हम टोसा कहते हैं, TOSA, टोसा। और ये भारत में जो होता है 30% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। तो भारत में 30% क्षेत्रफल पर ये ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जूट का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन कहाँ होता है। विश्व में सबसे अधिक जूट का क्षेत्रफल कहाँ है, उसका उत्पादन कहाँ होता है। तो जूट का सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में उत्पादन होता है वो अपने भारत में ही होता है। अगर भारत में बात की जाए कि जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन कहाँ है, तो वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जूट का जो एक गांठ होता है, एक बेल जिसको कहते हैं बेल, उसका वज़न कितना होता है। तो जूट का जो एक गांठ होता है उसका वज़न होता है 180 किलोग्राम। मैंने आपको कॉटन की क्रॉप में बताया होगा कि कपास की एक गांठ का वज़न या एक बेल का वज़न कितना होता है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपना आंसर, ठीक है। और मैंने जब आपको कपास पढ़ाई होगी तो उसमें मैंने आपको मेस्टा का भी मेस्टा के एक गांठ का वज़न बताया होगा। तो ये दोनों आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मुझे यह पता चले कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सही ढंग से कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो वो है क्ले और सैंडी लोम सॉइल, क्ले और बलुई दोमट मृदा, जिसका जो pH होना चाहिए वो 6 से 7.5 होना चाहिए। और उसका जो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है जूट के लिए वो 24 से 37 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैरायटी। इसकी कुछ वैरायटियाँ हैं। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जिसको शॉर्ट में सीसी भी कहा जाता है। सी मतलब कॉर्कोरस एंड नेक्स्ट सी मीन्स कैप्सुलरिस। तो फर्स्ट इसकी जो वैरायटी है वो बलदेव, जयदेव सेकंड है, और थर्ड जो है सोनाली, एंड फोर्थ जो है श्यामली। तो इसकी वैरायटियाँ वैसे खास नहीं पूछी जाती, मैंने तो ऐसे आपको पढ़ने के लिए लिख दिया, तो आप लोग वैरायटी पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉर्कोरस ओलिटोरियस, इसको शॉर्ट में सीओ भी कहा जाता है। इसकी भी वैरायटी कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन मैंने वैसे लिख दिया आपके पढ़ने जैसे थोड़ा नॉलेज के लिए। तो फर्स्ट जो इसकी वैरायटी वो है वासुदेव, सेकंड है महादेव, थर्ड है नवीन, एंड फोर्थ जो है आपकी सावित्री। इसकी सीड रेट पूछी जाती है कि कॉर्कोरस ओलिटोरियस की सीड रेट कितनी है और कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की सीड रेट प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग कि कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की सीड रेट कितनी है। तो उसकी जो होती है 6 to 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो कॉर्कोरस ओलिटोरियस होती है उसका जो सीड रेट होता है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें कुछ प्रोसेस की जाती है, कुछ क्रियाएं की जाती है। तो सबसे पहले जो क्रिया होती है रॉबिंग। तो रॉबिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अगर हम कटाई करते, कटाई के तुरंत बाद पौधों को हरी अवस्था में, मतलब जो कटाई हम जैसे कोई क्रॉप है उसकी कटाई किए तो उसकी जो हरी अवस्था है, मतलब उसको सूखे बिना सूखे, मतलब उसको बिना सुखाए हरी अवस्था में खेत में ही कच्चा रेशा निकालने लगते हैं। उसका जो कच्चा रेशा होता है वो खेत में ही निकालने लगते हैं। इस क्रिया को रॉबिंग कहा जाता है। मीन्स इसका अर्थ यही होता है कि कटाई के तुरंत बाद पौधे को हरी अवस्था में ही खेत में ही उसको बिना घर लाए हुए और बिना उसको सुखाए हुए हरी अवस्था में ही खेत में ही कच्चा रेशा निकालने की क्रिया को रॉबिंग कहते हैं। और यह जो प्रोसेस की जाती है अधिकतर चीन और ताइवान में की जाती है, या भारत में यह प्रोसेस नहीं की जाती है। कहीं कहीं की जाती होगी लेकिन ना के बराबर ही की जाती है समथिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो रेटिंग होती है। तो रेटिंग किसको कहते हैं? रेटिंग जो होती है रेशे को सड़ाने की क्रिया को ही रेटिंग कहा जाता है, और स्ट्रिपिंग भी उसी को कहते हैं, रेशे को सड़ाने की क्रिया को। और जो रेटिंग होती है वो सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म जैविकीय क्रिया है, जिसको माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ये जो होती है वाईबीए मतलब एरोबिक एंड एनएरोबिक, वाईबीए एंड वाईबीए दोनों प्रकार के जीवाणु इसमें भाग लेते हैं। मतलब एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं इस प्रोसेस में रेटिंग क्रिया में भाग लेते हैं। इसके रेटिंग के लिए जो होता है टेम्परेचर जो होता है 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए जो होता है रेटिंग की प्रोसेस जो पूरी होती है उसमें 8 से 30 दिन का टाइम लगता है। 8 to 30 डेज, 8 से 30 दिन। स्ट्रिपिंग भी इसी की रेशे को सड़ाने की क्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईल्ड कि जूट की ईल्ड कितनी होती है। अगर फाइबर के लिए हम देखें तो इसके जो फाइबर जो मिलता है हमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर केवल फाइबर मिलता है। और अगर सीड की बात करें तो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस का जो सीड मिलता है वो 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और जो कॉर्कोरस ओलिटोरियस है उसके जो सीड होता है वो 2.5 to 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सीड कॉर्कोरस ओलिटोरियस से मिलता है। जूट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जूट को जो होता है गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट है जैसे CRIJAF, जिसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, जो कि आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्रॉप जो आपकी है वो है मशरूम की खेती, कल्टीवेशन ऑफ मशरूम। वैसे मशरूम पूछा नहीं जाता लेकिन मैंने कहा यार जब सभी पढ़ा रहे हैं तो लास्ट में ये भी क्रॉप ख़त्म ही कर देते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इसकी भी खेती। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विश्व में जो फंगस कितने हैं इसके, मतलब कितने फंगस हैं विश्व में। लगभग 1.5 मिलियन, जिसको 1.5 मिलियन मीन्स 15 लाख फंगस कवक हैं। उनमें से लगभग 10,000 जो कवक हैं वो मशरूम की श्रेणी में आते हैं। विश्व में 15 लाख या जिसको 1.5 मिलियन फंगस हैं,
उनमें से लगभग 10,000 जो कवक हैं या फंगस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, मशरूम की श्रेणी में आते हैं। और उनमें से 300 मशरूम जो होते हैं खाने योग्य होते हैं और लगभग 30 मशरूम को हम पालते हैं या उनका डोमेस्टिकेशन करते हैं, आई मीन उनका कल्टीवेशन करते हैं, आई मीन खेत जो कहते हैं उनमें फेवरेबल टेम्परेचर देकर ग्रो करते हैं। वो 30 मशरूम होते हैं। उनमें से 4 मशरूम का उत्पादन जो होता है बड़े पैमाने पर किया जाता है, आई मीन वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें ग्रो किया जाता है 4 मशरूम को। उसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि सबसे पहले मशरूम का जो उत्पादन होता है वो चीन में हुआ था। चीन में 1100 AD में शुरू हुआ था। सबसे पहले मशरूम का उत्पादन चीन में 1100 AD में शुरू हुआ था। इस मशरूम का नाम था शिस्टैक मशरूम। शिस्टैक मशरूम था और उसका जो बॉटेनिकल नेम था, बॉटेनिकल नेम आई मीन कोई प्लांट तो है नहीं तो इसका साइंटिफिक नेम ही आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर गलती से बॉटेनिकल नेम होगा। उसका जो बॉटेनिकल नेम था वो था लेंटिनुला इडोट्स, लेंटिनुला इडोट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मशरूम। सबसे पहले जो बात करेंगे वाइट बटन मशरूम। वाइट बटन मशरूम जो होता है सबसे अधिक भारत में उत्पादन भी होता है और सबसे अधिक क्षेत्रफल भी है। वाइट बटन मशरूम का भारत में प्रथम स्थान है उत्पादन में, क्षेत्रफल दोनों में। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है एगेरिकस बिस्पोरस, एगेरिकस बिस्पोरस। सेकंड जो मशरूम है वो है ऑयस्टर मशरूम। इसका जो होता है विश्व में दूसरा स्थान है अगर भारत की बात की जाए, और ये खाने में बहुत मतलब अत्यधिक स्वादिष्ट होता है। इसका जो स्वाद होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लूरोटस, प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, ऑस्ट्रिएटस, प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मशरूम है लिंगजी, लिंगजी, लिंगजी मशरूम। उसका जो साइंटिफिक नेम है वो गैनोडर्मा लिंगजी, मतलब उसके नाम से ही स्पष्ट है, लिंगजी, गैनोडर्मा लिंगजी। फोर्थ जो है वो है पैडी स्टार मशरूम। ये पूछ लिया जाता है कि पैडी स्टार मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पैडी स्टार मशरूम जो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है वॉल्वेरिला वॉल्वेसिया, वॉल्वेरिला वॉल्वेसिया, ठीक। इसके लिए कुछ जैसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑयस्टर मशरूम के लिए जो होता है 15 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जिस और ह्यूमिडिटी जो होती है 85 से 90% चाहिए होता है। और जो वाइट बटन मशरूम होता है उसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी जो होती है 85 से 90% ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद प्रोटीन तो लिखे ही नहीं। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है मशरूम में 25% प्रोटीन पाई जाती है। और मशरूम में जो होता है सेलेनियम तत्व पाया जाता है। मशरूम में सेलेनियम तत्व पाया जाता है और सेलेनियम जो होता है प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है, इसलिए सेलेनियम और मशरूम का सबसे अधिक प्रयोग करना चाहिए। मशरूम में काफ़ी मात्रा में विटामिन के भी पाया जाता है। मशरूम में सबसे काफ़ी मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में विटामिन के भी पाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि मशरूम के बीज को क्या कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मशरूम का जो बीज होता है उसको स्पॉन कहते हैं, SPAWN। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मदर स्पॉन होता है, एक कमर्शियल स्पॉन होता है। मदर स्पॉन जो होता है उसको पॉलीथीन में रखे जाते हैं और जो कमर्शियल स्पॉन होता है उसको बॉटल में रखे जाते हैं। और एटलीस्ट जाते जाते आप लोग को एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मशरूम में जो होता है, किसी को पता नहीं होगा कि मशरूम में जो होता है विटामिन डी भी पाया जाता है, ठीक है। मशरूम में विटामिन डी भी पाया जाता है, इसलिए आप लोग मशरूम का अधिक मात्रा में सेवन कीजिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।